नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रीति सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत में स्टार्टअप के स्वर्णिम युग की शुरुआत। स्टार्टअप उद्यमियों के साथ संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नया वर्ष देश में लेकर आया है स्टार्टअप उद्यमियों के लिए कई संभावनाएं। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने का फैसला। देश में आए कोविड के 2,68,000 से ज्यादा नए मामले, 14 लाख से अधिक हुए सक्रिय मामले। स्वस्थ होने की दर 94.83%। अब तक 156 करोड़ 60 लाख से अधिक टीकाकरण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से लड़ेंगे चुनाव। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 107 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। बीएसपी ने की पहले चरण की 58 सीटों में से 53 पर उम्मीदवारों की घोषणा। कांग्रेस ने जारी की पंजाब के लिए 86 उम्मीदवारों की सूची। चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों रोड शो पर प्रतिबंध 22 जनवरी तक बढ़ाया। इंडोर मीटिंग के लिए क्षमता के 50% और अधिकतम 300 लोगों की लिमिट। प्रशासन और पार्टियों को चुनाव आचार संहिता और कोविड गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश। और सेना दिवस पर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे का चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश। सीमा पर यथास्थिति में एक तरफा बदलाव की कोशिश को कामयाब नहीं होने देगी सेना। कहा, पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों को मदद जारी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने दी सेना दिवस की बधाई। और अब खबरों पर विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में स्टार्टअप का स्वर्णिम युग अब शुरू हो रहा है। वो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टार्टअप उद्यमियों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर साल 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया साल देश में स्टार्टअप उद्यमियों के लिए कई संभावनाएं लेकर आया है। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। अब जब आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, देश की प्रगति में स्टार्टअप की भूमिका बहुत अहम होगी। इसके लिए सरकार देश भर में नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के स्टार्टअप्स खुद को आसानी से दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए वो अपने सपनों को सिर्फ लोकल ना रखें, बल्कि ग्लोबल बनाएं। पहले देश में जहां 500 स्टार्टअप भी नहीं थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 60,000 60,000 तक पहुंच चुकी है। आपके पास इनोवेशन की शक्ति है, आपके पास नए आइडियाज हैं, आप नौजवान ऊर्जा से भरे हुए हैं और आप बिजनेस के तौर तरीके बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मौजूदा दशक को नवाचार और नई सोच का युग बताते हुए कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेकर उद्योग तक हमारी जरूरतें और क्षमताएं असीमित हैं। नवाचार के लिए युवाओं को हर संभव अवसर देना सरकार की प्राथमिकता होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य की प्रौद्योगिकी के विकास और अनुसंधान पर निवेश करना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने युवाओं को कम उम्र से ही नवाचार के लिए तैयार किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 9,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं। इस संवाद में कृषि, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष, उद्योग, सुरक्षा और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों से जुड़े 150 से अधिक स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया। बीते साल तो 42 यूनिकॉर्न 42 यूनिकॉर्न हमारे देश में बने हैं। हजारों करोड़ रुपए की ये कंपनियां आत्मनिर्भर होते आत्मविश्वासी भारत की पहचान है। आज भारत तेजी से यूनिकॉर्न की सेंचुरी लगाने की तरफ बढ़ रहा है और मैं मानता हूं भारत के स्टार्टअप का स्वर्णिम काल तो अब शुरू हो रहा है।
और अब बात करते हैं कोविड अपडेट की। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 2,68,000 से अधिक नए मामले आए हैं। इनमें कोरोना वायरस के ओमाइक्रॉन वेरिएंट के 6,041 मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,22,000 से ज्यादा रोगी ठीक हुए हैं, जबकि 2,68,000 से अधिक नए मामले आए हैं। इससे उपचार करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर अब 14,17,000 से ज्यादा हो गई है, जो 223 दिनों में सबसे ज्यादा है। ओमाइक्रॉन स्वरूप के 6,041 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसमें शुक्रवार से 5.01% की वृद्धि आई है। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 94.83% है। रोजाना जो संक्रमण है उसकी दर 16.66% है, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 12.84% है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 156 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों में 58 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। देश में 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को 3 करोड़ 25 लाख से अधिक पहुंच चुका है अब यह आंकड़ा। वहीं स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 से अधिक जो उम्र के लोग हैं उन्हें 38 लाख से अधिक प्रिकॉशन डोज भी लगाई जा चुकी हैं। इसमें 60 साल से ज्यादा आयु वर्ग के 9 लाख से अधिक लोग शामिल हैं। कुछ अहम खबरें विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। बीजेपी ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की है। बीजेपी ने आज विधानसभा चुनाव के लिए 107 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। दिल्ली में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करते हुए पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 63 मौजूदा विधायकों को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। करीब 20% मौजूदा बीजेपी विधायकों के नाम पहली सूची में नहीं हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की सीटों को लेकर स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कौशांबी जिले की सिराथू सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आगरा ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी की उम्मीदवार होंगी। पहले और दूसरे चरण में कुल 113 सीटों पर मतदान होना है। पार्टी ने पहले चरण की 1 और दूसरे चरण की 8 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की। इनमें से कुछ सीटें गठबंधन में शामिल दलों को भी जाएंगी। आज हमने जैसे 107 प्रत्याशी घोषणा किए, उसमें सिटिंग एमएलए 83 थे। हमने उसमें से 63 सिटिंग एमएलए को रिपीट किया है। हमने 20 स्थानों में उन मित्रों को अन्य कामों में एंगेज करने की तय किया है। 20 स्थानों पे बदला है, यानी लगभग घोषणा की 20% हम लोगों ने परिवर्तन अभी तक हो पाई है। वहीं बीएसपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए 58 सीटों में से 53 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने चुनाव में कहा है कि बाकी जो 5 सीटें हैं उन पर भी उम्मीदवारों के नाम 1 या 2 दिन में फाइनल हो जाएंगे। मायावती ने चुनाव में अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। वैसे आप लोगों को ये मालूम ही है कि उत्तर प्रदेश में यूपी विधानसभा के आम चुनाव 7 चरण में 58 विधानसभा की सीटों पर विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है और बीएसपी ने पहले चरण की जो 58 विधानसभा की सीटें हैं तो उनमें से 53 विधानसभा की सीटों पर कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 86 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी समेत कई वरिष्ठ नेताओं के नाम सूची में शामिल हैं। ज्यादातर मंत्री फिर से चुनाव मैदान में हैं। मुख्यमंत्री चन्नी चमकौर साहिब से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। वहीं रूपनगर जिले की सीट से साल 2007 से लगातार वो विधायक हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर
उनके मौजूदा विधानसभा क्षेत्र अमृतसर पूर्व से उम्मीदवार बनाए गए हैं। वो साल 2017 में सीट से निर्वाचित हुए थे। सरकार में शामिल दोनों उप मुख्यमंत्रियों को उनकी वर्तमान सीट से ही टिकट दिया गया है। सुखजिंदर रंधावा डेरा बाबा नानक और ओपी सोनी अमृतसर मध्य से ही चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति के प्रमुख सुनील जाखड़ चुनाव नहीं लड़ेंगे। फाजिल्का जिले के आबोहर विधानसभा क्षेत्र से उनके भतीजे संदीप जाखड़ को टिकट दिया गया है। सुनील जाखड़ इस सीट से 2002 से 2017 तक विधायक रहे हैं। और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का अब ऐलान होना शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनावी रैलियों, रोड शो और पदयात्रा पर लगा प्रतिबंध 22 जनवरी तक चुनाव आयोग ने बढ़ा दिया है। इसके लिए शनिवार को नया आदेश जारी कर दिया गया। इससे पहले 15 जनवरी तक प्रतिबंध लगाया गया था। चुनाव आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सार्वजनिक रैलियों, रोड शो पर प्रतिबंध अब 1 हफ्ता और बढ़ा दिया गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए कुछ छूट दी है। इसमें अधिकतम 300 व्यक्तियों की इंडोर बैठकें या हॉल की क्षमता का 50% या राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों की ओर से निर्धारित सीमा में आयोजित की जा सकती हैं। आयोग ने राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों और कोविड-19 पर व्यापक दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा है, इसका निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने राज्य और जिला प्रशासन को चुनाव आचार संहिता और महामारी नियंत्रण उपायों से संबंधित सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आयोग ने 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की थी और 15 जनवरी तक सार्वजनिक रैलियों, रोड शो जैसे कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का एक तरह से यह अभूतपूर्व कदम भी उठाया था। आज सेना दिवस है। इस अवसर पर दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में सेना प्रमुख ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर स्थिति में सुधार और देश में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने पाकिस्तान और चीन को कड़ा संदेश भी दिया। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने परेड का निरीक्षण किया। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा कि भारतीय सेना देश की सीमा पर यथास्थिति में एक तरफा बदलाव की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देगी। सेना दिवस परेड को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछला साल सेना के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के हौसले बुलंद हैं, वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हमारा मैसेज क्लियर है। भारतीय सेना सीमाओं पर एक तरफा यथास्थिति को बदलने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देगी। मौजूदा चुनौतियों और भावी खतरों का सामना करने और युद्ध क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिकीकरण की दिशा में सेना लगातार ठोस कदम उठा रही है। इस मौके पर सेना प्रमुख ने सेवा के दौरान अदम्य साहस और वीरता दिखाने वाले जवानों को उनकी सेवा के लिए वीरता पुरस्कार और सेवा पदक भी दिए। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि सुरक्षा बलों के लगातार प्रयासों से देश में आतंकवादी हिंसा में काफी कमी आई है। पिछले 1 साल में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 194 आतंकवादी मारे गए। उन्होंने कहा कि नियंत्रण रेखा पर पिछले साल की तुलना में स्थिति बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान अब भी सीमा के पास आतंकवादियों को शरण दे रहा है। अब भी 300 से 400 आतंकवादी भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपने आदत से लाचार है। सीमा पार प्रशिक्षण शिविरों में तकरीबन 300 से 400 आतंकवादी घुसपैठ करने के अवसर की तलाश में बैठे हैं। सरहद पार से ड्रोन द्वारा हथियारों की स्मगलिंग की कोशिश भी जारी है। इससे पहले 74वें सेना दिवस पर तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने दिल्ली राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभालने की याद में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने 1949 में भारतीय सेना के अंतिम शीर्ष ब्रिटिश कमांडर से यह पदभार ग्रहण किया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने
सेना दिवस पर जवानों को बधाई दी है। देश की रक्षा करने और शांति बनाए रखने के लिए सेना के योगदान के लिए सभी ने आभार जताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय सेना की अहम भूमिका रही है और देश उनकी सेवा के लिए आभारी है। उन्होंने मौजूदा और सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जवानों ने देश की सीमाओं की रक्षा करने और शांति बनाए रखने के दौरान पेशेवर रवैये, बलिदान और बहादुरी का परिचय दिया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सेना दिवस पर अपने संदेश में कहा कि भारतीय सेना के अधिकारियों, सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और परिजनों को सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके साहस के कारण ही राष्ट्र अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त है। आपके शौर्य और आपके परिजनों के धैर्य के प्रति देश सदैव कृतज्ञ रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना दिवस के मौके पर सेना की सराहना की और कहा कि भारतीय सेना उसकी बहादुरी और पेशेवर रवैये के लिए जानी जाती है और राष्ट्रीय सुरक्षा में उसके अतुलनीय योगदान को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना के जवान दुर्गम इलाकों में सेवाएं देते हैं और राष्ट्रीय आपदा समेत मानवीय संकट के दौरान नागरिकों की मदद के लिए आगे रहते हैं। विदेशों में शांति अभियानों के दौरान सेना के शानदार योगदान पर भारत को गर्व है। उन्होंने जवानों, सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों और उनके परिवार वालों को सेना दिवस की शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का कद और ताकत बढ़ने के मद्देनजर राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में भारतीय सेना की अहम भूमिका बरकरार रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सेना दिवस के विशेष अवसर पर सभी भारतीय सेना के कर्मियों और उनके परिवार वालों को बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने देश की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता में अडिग, साहसी और पेशेवर बल के रूप में खुद को प्रतिष्ठित किया है। देश को सेना पर गर्व है। और फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखेंगे राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ। Pakistan basic aim is to send maximum terrorists in India. What we have made a LC fence, it was becoming very difficult as far as Pakistan is concerned to infiltrate. Israel had a modern fence. So we went and learned from Israel's modern fence. In 2001, there were 2,400 attempts to infiltrate. In this year, back there were only 40 attempts. The Indian Army continues to adopt a number of proactive strategies to ensure Pakistan-supported infiltration of jihadi groups and terrorists who have continued to question India's role in Jammu and Kashmir. Watch our special presentations in The Defenders only on Sunset TV. और आज की खबर में अब बात राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों की। देश के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को सम्मान देने की मुहिम में जुटी मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अब हर साल गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी से हुआ करेगी। यानी गणतंत्र दिवस समारोह में अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को भी शामिल कर लिया गया है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए लोगों से पंजीकरण करने का आग्रह किया है। आज अपने ट्विटर पर लिखे संदेश में उन्होंने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम सीखने का एक शानदार अनुभव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक गतिशील युवाओं से जुड़ने और उनकी चुनौतियों और आकांक्षाओं को बेहतर तरीके से समझने का अवसर प्रदान करता है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अब भारत में 8 लोगों की क्षमता वाली कार के लिए कम से कम 6 एयरबैग जरूरी होंगे। सरकार ने इसे अनिवार्य करने के लिए GSR अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दी है। इसके मुताबिक M1 कैटेगरी के वाहनों में एक्सीडेंट के असर को कम करने के लिए 4 अतिरिक्त एयरबैग देना जरूरी बना दिया गया है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव को लेकर कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि बैठक में कई नाम सुझाए गए हैं। नामों की लिस्ट दिल्ली में केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजी जाएगी, जहां उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम निर्णय होगा। दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है और हवा का AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सफर के मुताबिक कोहरे की स्थिति के बीच राष्ट्रीय राजधानी में आज समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 339 दर्ज किया गया, जो बताता है कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संयुक्त परिवार प्रणाली और बड़ों का सम्मान करने की परंपरा को मजबूत करने का आह्वान किया है। उपराष्ट्रपति ने नेल्लौर में एक वृद्धाश्रम के लोगों के साथ वर्चुअल तौर पर बातचीत करते हुए संक्रांति मनाई। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने युवाओं से भारतीय त्योहारों के महत्व को जानने का आह्वान करते हुए कहा कि संयुक्त परिवार प्रणाली और बड़ों का सम्मान हमारे मूल्यों के मुख्य पहलू हैं। आज ब्रह्म मुहूर्त में नाथ परंपरा का निर्वहन करते हुए गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ को लोक आस्था की खिचड़ी चढ़ाकर लोक कल्याण की कामना की। सबसे पहले पीठाधीश्वर ने मंदिर की खिचड़ी चढ़ाई, उसके बाद नेपाल राज परिवार की खिचड़ी चढ़ाई गई। इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का कपाट खोला गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में किसानों से प्राकृतिक खेती की ओर रुख करने का आह्वान किया। प्राकृतिक खेती के लिए गुजरात सरकार की पहल कार्यक्रम के अंतर्गत अमित शाह ने डिजिटल तरीके से किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाकर भारत में नई हरित क्रांति की शुरुआत की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव के लिए उत्तरी गोवा के सेंट आंद्रे में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें जनता का समर्थन मिल रहा है, जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि लोगों को आम आदमी पार्टी से उम्मीदें हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में कोविड सेंटर का निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में 99% से अधिक मरीजों का उपचार घर पर ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन सर्वोत्तम उपाय है। साथ ही उन्होंने 60 साल से ज्यादा आयु के लोगों को बुजुर्ग बूस्टर डोज जरूर लेने का आग्रह किया। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि 15 से 18 वर्ष की आयु के जिन बच्चों को कोविड का टीका नहीं लगा है, उन्हें स्कूलों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अनिल विज ने राज्य में कोविड की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान अभिभावकों से अपने बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण कराने का आग्रह भी किया। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल फिलहाल बंद है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू सहित पहले से जारी प्रतिबंधों को बरकरार रखते हुए गैर जरूरी आवाजाही पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लगाए गए प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेंगे। तमिल कवि और संत तिरुवल्लुवर की जयंती पर आज देश उन्हें याद कर रहा है। दक्षिण भारत में संत तिरुवल्लुवर को एक महान कवि माना जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तमिल कवि और संत तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तिरुवल्लुवर दिवस के अवसर पर प्रकांड विद्वान, विचारक और संत कवि तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोगों से उनकी कालजयी रचना
तिरुक्कुलर का अध्ययन करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संत तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि देते हुए उनके आदर्शों पर चलने की अपील की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने युवाओं से तिरुवल्लुवर रचित कुरल पढ़ने का भी आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवल्लुवर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पूज्य संत आने वाली पीढ़ियों को सत्य और धर्म के पथ पर प्रेरित करते रहेंगे। संत तिरुवल्लुवर जयंती के अवसर पर चेन्नई में तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन सहित केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल. मुरुगन ने संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। तिरुवल्लुवर दक्षिण भारत के महान संत थे। लोग इन्हें दक्षिण भारत के कबीर के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने तमिल भाषा में ग्रंथ तिरुक्कुलर की रचना की थी। इस ग्रंथ को वेदों के समान माना जाता है। तिरुवल्लुवर ने कई बेहतरीन विचार दुनिया को दिए जो लोगों को सुव्यवहार में रहना सिखाते हैं। संत तिरुवल्लुवर का तमिलनाडु में काफी ज्यादा महत्व है और यही कारण है कि तमिलनाडु सरकार हर साल 15 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस मनाती है। क्रिकेट जगत से जुड़ी अहम खबरों की बात करते हैं। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया है। विराट कोहली ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी। कोहली ने लिखा कि मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया और कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। उन्होंने बीसीसीआई को धन्यवाद भी कहा। टीम इंडिया को विराट कोहली की कप्तानी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। भारत के पास इस बार टेस्ट सीरीज जीतने का मौका था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और केपटाउन टेस्ट मैच को 7 विकेट से गंवाकर भारत ने 29 साल पुराना इतिहास बदलने का मौका भी गंवा दिया। और इसी के साथ फिलहाल आज की खबर में इतना ही और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं तिरुवल्लुवर दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो के साथ। देखिए, कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास लगी तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की मूर्ति की खूबसूरत तस्वीरें। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।